गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेश इंस्टीट्यूट। आज का हमारा विषय है संविधान। संविधान क्यों और कैसे भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, यानी कि आज हम इस वीडियो में संविधान के ऊपर संपूर्ण चर्चा करेंगे और संविधान के बारे में बहुत सी जानकारियां हासिल करेंगे। तो हमारे आज के विषय हैं संविधान क्या है, संविधान सभा क्या है, संविधान का गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की समितियां, संविधान का प्रभाव में आना, संविधान का परावर्तन, संविधान सभा की आलोचना, संविधान की विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संविधान का संशोधन, संविधान की आवश्यकता और लिखित संविधान। हम आज इन सभी चर्चाओं पे, इन सभी मुद्दों पे, इन सभी बातों पे पूरी तरीके से जानकारी पाने की एक संपूर्ण कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विषय, संविधान क्या है। तो संविधान किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। यह वह तत्व होता है जो किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए हर देश में, जो देश लोकतांत्रिक रूप से चल रहा है, जहाँ पे जनता की यानी कि लोगों की मर्जी चलती है, वहाँ पे आपको संविधान ज़रूर मिलेगा, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा तत्व है, एक सिद्धांत है जिसके माध्यम से कोई भी देश सुचारू रूप से चलता है। इसलिए संविधान को किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, जो उस देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी होती है। वह किसी भी देश का परिचय होता है जो उस देश के बारे में या उस इलाके के बारे में या उस राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें देता है। फिर हम बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा का अर्थ होता है जिसके माध्यम से हमने संविधान बनाया है, वह सभा संविधान सभा कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, अब यहाँ बात आती है कैबिनेट मिशन क्या होता है। अंग्रेजों द्वारा हमारे देश में एक मिशन भेजा गया जिसकी समिति को कैबिनेट मिशन बोला गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संबंधित संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की निम्न विशेषताएं थी। इसमें पहली ये थी कि इसमें जो सदस्य संख्या है वो 389 है और इनमें से 256 ब्रिटिश होंगे, यानी कि भारत के होंगे, लेकिन ब्रिटिश लोग होंगे, यानी कि जो भारत के अंदर ब्रिटिश के अंदर काम करते हैं, यानी कि सरकारी नौकरियों पे हैं या फिर किसी भी पद पे हैं वो भारतीय है लेकिन वो ब्रिटिश के यहाँ पे काम करते हैं। और इसमें 93 सीटें देसी रियासतों यानी राजा महाराजाओं की और बाकी बची सीटें हमारी अन्य की होंगी। ये बातें इसमें कही गई है और इसमें बताया गया है कि हर प्रांत के तथा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित होंगी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख सदस्यों के द्वारा होगा, यानी कि जो सीटें हैं आवंटित करना वो एक योजना के तरीके से, एक माध्यम से होगा, लोकतांत्रिक रूप से। प्रत्येक समुदाय में प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। एकल संक्रमण मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। तो यहाँ पे जो बात की गई है ना, वो बात ये है कि सभी की मर्जी से, सभी की सलाह से, हर तरीके से जो लोकतांत्रिक रूप में होता है, उस माध्यम से हम संविधान सभा को या संविधान को बनाएंगे। अंत में बात आई कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, यानी कुछ समय के लिए थी, कंफर्म नहीं थी।
इस क्योंकि कोई भी चीज लोकतंत्र में कन्फर्म नहीं होती है। बात करते हैं कि संविधान सभा का चुनाव भारत के सदस्यों तथा मतदाताओं और प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। तदपि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, आंग्लन भारतीय, भारतीय ईसाई यानी कि सभी जो जाति समूह थे, अगर इनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ तो समस्या आ सकती है। और जो संविधान सभा थी हमारी जो हुई थी, उसमें महात्मा गांधी जी को छोड़ के हमारे देश की सभी बड़ी हस्तियां जो बहुत फेमस थी उस समय पे, वो सभी मौजूद थी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्य ने हिस्सा लिया, लेकिन बैठने कितने थे? 396। और फ्रांस के रूल के अनुसार या सिद्धांत के अनुसार उस सभा में अब हमारा कोई अध्यक्ष तो था नहीं भाई, नई नई सभा बनी थी, तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद जो बहुत सीनियर थे, बहुत बुजुर्ग थे, सबसे बड़े थे उम्र में, एक्सपीरियंस में, उनको 2 दिन का उस टाइम पे अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस सभा का सदस्य बनाया गया था। अब इसमें 3 मुख्य बात थी, जिसमें उद्देश्य प्रस्तावना, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन और अन्य कार्यों की चर्चा हम अब करेंगे। तो उद्देश्य प्रस्तावना क्या थी? इसमें 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक घोषणा प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक थी। यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है, यानी कि इस प्रस्ताव में भारत की वह सभी इम्पोर्टेंट ज़रूरत थी जो भारत को आज़ाद होने के बाद ज़रूरत थी। जैसे कि अगर हम आज़ाद हुए तो सबसे पहले हम स्वतंत्र होंगे, संप्रभु गणराज्य बनाएंगे, हर तरीके का सुख सुविधा यानी कि विकास करने का प्रयास करेंगे और जितने भी जनताओं की आकांक्षा हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इस राह में जो हम काम कर सकते हैं वो सभी करेंगे, और इस राह में हमें ब्रिटिश सरकार पाबंदी नहीं लगाएगी। इस बात का जो संविधान सभा में इस बात को कन्फर्म यानी कि निर्धारित कर लिया गया था। चाहे अब ब्रिटिश सरकार ने कोई कानून बनाया था तो हम उसको बदल भी सकते थे और उसको हटा भी सकते थे। तो भारत के सभी लोगों के लिए न्याय सामाजिक यानी कि हर तरीके का न्याय, हर तरीके की स्वतंत्रता, यानी कि जो जो विकास करने के लिए एक व्यक्ति को एक देश में, एक राज्य में, किसी भी क्षेत्र में ज़रूरत होती है, तो वो संविधान सभा ने संविधान के माध्यम से हमारे देश की जनता को वो अधिकार दिलाया था, जिसके माध्यम से हमारे देश में ये बात कही गई कि हमारा देश एक स्वतंत्र और निष्पक्ष राज्य, देश और न्यायपूर्ण देश, संप्रभु देश, स्वतंत्र देश कहलाएगा। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार और उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देना की नियमित उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि जो भी हमारे देश में कार्य होगा, सबसे महत्वपूर्ण है कि जितने भी स्थल होंगे वहाँ पे शांति बनाए रखेंगे और इस कार्य को हम विश्व स्तर पे लेके जाएंगे। इस प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तन रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी।
स्वतंत्र अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा ने खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 में 6 राज्यों ने के प्रतिनिधियों ने इसमें जुड़ चुके थे। यानी कि यहाँ पे बात ये कही गई है कि जो लोग पहले आनाकानी कर रहे थे कि हम नहीं जुड़ेंगे, हम अपना अलग बनाएंगे, वो लोग धीरे धीरे हमारे देश में जुड़ गए। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी, जो उस टाइम पे हमारे गृह मंत्री थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने या बदलने का अधिकार दे दिया था। भाई, संविधान सभा एक विधायक का भी बन गई। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसके जो काम थे या कानून बनाना, उनकी जांच करना, ये सभी बातों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिनिधियों को, अलग अलग समितियों को दे दिया गया था, ताकि इतने बड़े संविधान को बनाने में कोई समस्या ना आए और कोई गलती ना हो। इसलिए हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंधित भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की संख्या घट गई। जो पहले थी 389, अब वो हो गई थी 299। सदस्यों की संख्या घटने से रियासतों की संख्या भी घटी और बाकी लोगों की संख्या भी घटी, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का पाकिस्तान का रूप ले चुका था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। संविधान सभा के कार्य। अब जो इस हमारी संविधान सभा बनी थी, उसके कार्य क्या थे? तो इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का स्थापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, राष्ट्रीय गान को अपनाया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा को उपराष्ट्रपति के रूप में भी चुना। इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई, जिसमें लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। इसके प्रारूप को बनाने में 114 दिन लगे। इसमें खर्चा हुआ 64,000 रुपये, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कीमती हुआ करते थे। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद का निर्माण तक भारत की अंतिम संसद के रूप में काम किया। अब संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि संविधान को बनने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए हर काम को हर व्यक्ति के पास, हर सदस्य के पास एक समिति के रूप में पहुंचाया गया, ताकि इतना बड़ा संविधान बनने में कोई भी समस्या ना आए। तो संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे
जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि संघीय शक्ति और समिति और संघीय संविधान समिति के दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। प्रारूप प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिली। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक जातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति परामर्शदाता सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें 5 उप समितियां बनी, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्रों असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़कर गए क्षेत्रों के लिए उप समिति गोपनीय बोरोधाई। छोड़े गए वह आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में संचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति A.V. ठक्कर, यानी कि अलग अलग समितियों के माध्यम से अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। और उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र में उप समिति, यानी कि इतनी समितियां बनाई गई थी कि किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना हो। और ज्यादातर समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। हमारी कुछ छोटी समितियां भी थी, जिसमें वित्तीय, प्रातः समिति, संसद, कार्य संचालन, राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि ये सभी समितियां जो छोटे स्तर पे थी, उन सभी को भी हमारे बड़े बड़े प्रमुख नेताओं ने या प्रतिनिधियों ने खुद देखा, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और हमारे पट्टाभी मेयर और डॉक्टर A.M. मुंशी। ये सभी जो लोग थे वो बड़े बड़े नेताओं प्रतिनिधित्व के नाम से प्रसिद्ध थे। भाषाई प्रांत H.V. डार, यानी कि हमारे भाषा के आधार पे, प्रारूप के आधार पे हर चीज के लिए संविधान के समितियां बनाई थी। बात ये थी कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। अब आप ये कह सकते हैं कि हम विश्व में जो संविधान बना है हमारा वो सबसे बड़ा है। अब जब सबसे बड़ा संविधान है तो उसके लिए अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको अगर वो ठीक से बने, इसी चीज़ को करने के लिए इतनी समितियां बनाई गई थी, कुछ छोटी कुछ बड़ी। पर जो नेता थे वो प्रमुख ही थे हमारे, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि उस टाइम पे भी ये बात थी कि ये जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए। तो उस टाइम पे जो व्यक्ति थे, प्रतिनिधि थे, उनको दी जानी थी, या तो वो सत्ता में हो या फिर बहुत एक्सपीरियंस हो। तो उस समय पे ज़्यादातर जो समितियां हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को या पटेल साहब जी को दी गई थी। अब इसमें प्रारूप समिति क्या थी? प्रारूप समिति में भी कई अध्यक्ष थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तो अध्यक्ष जी थे, एन गोपाला स्वामी और हमारे कृष्ण स्वामी और हमारे A.K. मुंशी, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग, यानी कि बारीकी से बारीकी चीज़ों को समझाने के लिए, करने के लिए अलग अलग रूप से समितियां बनाई गई थी। प्रारूप समिति का आपको मतलब बता दूं, जिसमें संविधान के प्रारूप को तैयार किया गया था। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस समरूप पर चर्चा करने और संशोधन पर प्रस्ताव देने के लिए 8 महीनों का समय दिया गया। यानी कि जब प्रारूप बन गया संविधान का,
तो उसको जनता को दिखाया गया और उनको 8 महीने का समय दिया कि अगर इसमें कोई कमी है तो हमें बताइए, हम उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि संविधान किसके लिए बन रहा था? जनता के लिए बन रहा था। अगर जनता ही उस संविधान से खुश नहीं है तो वो उसके कानून को मान रही है, तो ये हमारा लोकतंत्र नहीं होगा, ये हमारा अलोकतंत्र हो जाएगा, निरंकुशवाद हो जाएगा। अब संविधान का प्रभाव में आना, संविधान कब अस्तित्व में आया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार पहली बार पढ़ा गया हमारा संविधान, यानी कि पहली बार हमारा संविधान पढ़ा गया था, जो 5 दिन यानी कि 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई संविधान की, यानी कि छोटी मोटी बातें हुई। फिर दूसरी बार जो चला हमारा 15 नवंबर 1948 में विचार होना शुरू हुआ और इसके विचार पर खंडवार विचार गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चलता रहा, यानी कि बहुत लंबा समय चलता रहा था। इस अवधि में कम से कम 7,653 संविधान प्रस्ताव आए, जिसमें से 2,473 संविधान सभा ने अपनाए। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कई असेंबली, कई मिशन, कई जितने भी थी पार्टियां, उन सब से मिले, सभी देशों से मिले। उन्होंने इतना ज्ञान था, इसलिए उनको ये चीज़ें प्रदान की गई थी ताकि वो एक अच्छा संविधान बनाए। उन्होंने भी अपनी पूरी लगन से एक ऐसा संविधान बनाया जो विश्व प्रसिद्ध है। हमारा भारत का संविधान विश्व प्रसिद्ध है। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया। वह स्वयं को संविधान सौंपा, यानी कि अंग्रेज हमारे शक्तियां, हमारे अधिकार पूरी तरीके से हमारे हाथ में देके जा रहे थे। वो बड़ा ऐतिहासिक पल था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना यानी कि 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। जिस टाइम पे नए वित्तीय मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा, उन्होंने सभा के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलितों के लिए जाना जाता था। अब वो जो बात करते थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो बहुत तर्कसंगत हुआ करती थी और जनता की भलाई में, यानी कि खास तौर से दलितों की भलाई में हुआ करती थी, क्योंकि वो खुद एक दलित थे। उन्होंने बहुत सारी समस्याएं झेली थी, देखी थी, सही थी, तो वो नहीं चाहते थे कोई और दलित ऐसा काम ना करे। तो इसलिए वो सभी दलितों से कहते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, जितना हो सकता है उतना पढ़ाइए, ताकि उनके अंदर एक समझ आए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार होता है, ऐसा माध्यम होता है किसी भी इंसान के पास, जिससे वो दुनिया की एक से एक जंग जीत सकता है, चाहे वो कितनी मुश्किल हो। क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से हमें समझ आता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। संविधान का परावर्तन यानी कि 26 जनवरी 1949 को नागरिकता चुनाव तरतीब, संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़ कुछ प्रावधान यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 367, 369, यानी कि ये सारे जो थे वो स्वेच्छा से लागू हो गए, अपने आप हो गए, कोई परेशानी नहीं हुई। बाकी जो हमारे कानून थे वो धीरे धीरे करके लागू हुए थे। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 का एक्ट समाप्त कर दिया गया था। संविधान की सभा की बहुत सारी आलोचनाएं, जिसमें से बातें हैं कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, संप्रभुता का अभाव था, समय की बर्बादी थी, कांग्रेस का प्रभाव था, हिंदुओं का प्रभाव था, वकीलों का प्रभाव था, राजनीतिक का प्रभाव था।
उधर का संविधान इधर का संविधान 1965 के एक्ट का कार्बन कॉपी कर लिए है। गैर भारतीय तथा भारतीय विरोधी थे। गांधीवाद से दूर संविधान, महाकाय आकार, वकीलों का स्वर। यानी कि ये सारी बातें संविधान के आलोचना में की गई हैं, जिसके माध्यम से जो आलोचक थे उन्होंने अपनी बात रखी कि हमें लगता है ऐसा कि संविधान में ये सारी कमियां हैं, जिसको धीरे धीरे करके सुधारने का प्रयास किया गया था। ये बात सच है कि ये हमारा जो संविधान है वो महाकाय आकार है, इसका बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, लिखित संविधान है। और ये भी सच है कि 1965 क्या हो गया, हमारे जो देश का संविधान है वो हर देश से कुछ ना कुछ लिया गया है, हमने कुछ ना कुछ कॉपी किया है, पर उसको अपने तरीके से भी यूज कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि जो जैसा वहां पर है वैसा ही यहाँ पर है, उसको अपने तरीके से अपने देश की कंडीशन के हिसाब से हम उसको यूज कर रहे हैं। संविधान की विशेषताएं, सबसे लंबा और लिखित संविधान है हमारा, विभिन्न सूत्रों से विहित है, निर्मता एवं अन्य मतदाता समन्वय, एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सरकार का संवैधानिक रूप है, और बहुत सारी बातें हैं, मौलिक अधिकार, राज्य का नीति, ये सारी बातें, बहुत सारी विशेषताएं हैं संविधान की। और जो आपको कुछ टॉपिक दिख रहे हैं ना, इसमें मैं आने वाले समय पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार हैं, ये सार्वभौमिक विसंगत अधिकार है, और हमारे राज्य के नीति निधि तत्व, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनको मैं आने वाले समय पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। त्रिस्तरीय सरकार है, सहकारी समिति है, स्वतंत्र निकाय है, आपातकालीन प्रावधान है, एकल नागरिकता है। अब आपने सुना होगा कि एकल नागरिकता, आपको ये पता है कि विदेशों में दोहरी नागरिकता होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि राज्य का आधार कार्ड अलग और देश का अलग। जैसे कि अभी अगर आप कोई भी अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं, यानी कि जाति का, तो आपको सेंटर अलग बनवाना पड़ता है और राज्य का अलग बनवाना पड़ता है। तो ऐसे ही बाकी देशों में जो नागरिकता है वो राज्य की अलग और देश की अलग लेनी पड़ती है। और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमारा देश जो है वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता। और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भी दिए हुए हैं, ये कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर का मतलब ये इसमें परिवर्तन मुश्किल से होगा, और लचीला यानी कि आसानी से हो जाएगा, यानी कि एक लंबा समय लगेगा पर हो जाएगा। फिर संविधान की प्रस्तावना, सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल था। यानी कि जो प्रस्तावना थी सबसे पहले अमेरिका में आई, यानी कि वहाँ सबसे पहले संविधान ही वहाँ पे आया, लोकतंत्र ही वहाँ पे आया, तो प्रस्तावना भी सबसे पहले वहीं पे आई थी, जिसको कई देशों ने देखा और अपने अपने संविधान में जोड़ा, जैसे उसमें भारत भी था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्यों प्रस्ताव पर आधारित है। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इस समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड शब्द सम्मिलित किए गए। संविधान के कुछ तत्व, संविधान के अधिकार का सूत्र, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि, बहुत सारी बातें हैं। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, अखंडता, और भी बहुत सारे जैसे कि हैं इसमें, जो आपको संविधान की विशेषता के बारे में बताएंगे। ये कुछ प्रमुख थे जिनको मैंने आपको बताया था। इन सभी पे भी अलग अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, बस आप कुछ देर इंतज़ार करिए और मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर अंत तक ज़रूर देखिएगा। संविधान का संशोधन किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में
भी परिस्थितियों के अनुसार, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार अगर हमने कोई कानून बनाया है तो उसको बदला भी जा सकता है। जैसे कि अभी मोदी जी ने 3 कानून जो कृषि के बनाए थे उसको वापस ले लिया गया है, तो बदलाव होने के पूरे आसार हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया। अब संविधान का संशोधन होता कैसे है, यानी कि जो संशोधन है वो होता है सबसे पहले हमारे लोकसभा की, राज्यसभा की, प्रधानमंत्री की, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी होती है, तब जाके हमारे संविधान में कोई परिवर्तन होता है। फिर प्रत्येक संसद में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। अब जो हम परिवर्तन कर रहे हैं उसको हर सभा में, हर इलाके में, यानी कि व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और हमारा मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी को दिखाना पड़ेगा, तभी हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों से पारित होने वाले एक विधानमंडलों की संतुष्टि के बाद जहां आवश्यक हो वहां पे राष्ट्रपति के पास सहमति एक भेजा जा सकता है। यानी कि आप बहुत बड़ी बात देख रहे हो ना, कि हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के ही पास आखिरी शक्ति है। अगर वो नहीं करेगा तो वो कानून पारित कैसे होगा। इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास बहुत शक्तियां हैं, बस वो उनका यूज नहीं करते हैं। संशोधन के प्रकार। संशोधन कई प्रकार का होता है जिसके हमारे बात करते हैं। तो अनुच्छेद 368 को 2 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था करता है। यह है संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संतुति द्वारा, लेकिन अंत में यानी कि अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हुए हैं। इसके जो 3 प्रकार है वो है, पहला साधारण, फिर दूसरा है विशेष और तीसरा है विशेष और राज्य विधान मंडल। फिर संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। किसी भी देश के लिए संविधान बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि संविधान किसी भी देश का प्रारूप यानी उसका परिचय होता है। अगर संविधान नहीं होगा तो हमें उस देश के बारे में जानने को कहाँ से मिलेगा, पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे कैसा कानून है, कैसी कानून व्यवस्था है। वो तो हम सभी को पता है कि जो किताबों में लिखा है वो हमें रियलिटी में नहीं दिखता है। बट एक बात तो है कि हम जब भी आप देखते हो बाहर जाके अगर आप कुछ गलती कर देते हो तो आपको ये बोला जाता है कि इस अनुच्छेद के माध्यम से, एक एक्ट के माध्यम से आपको सजा मिल रही है। तो इस बात का मतलब ये होता है कि हमें पूरा संविधान पता है, तभी हमें सजा मिल रही है। तो एक माध्यम है, एक तरीका है जिसके से अगर कोई गलती करता है, किसी को सजा देनी है, तो कुछ है जिसके अनुसार हम वो काम कर सकते हैं जो काम हमारा संविधान करता है। लिखित संविधान किसे कहते हैं। लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसके सिद्धांत एवं नियम स्पष्ट रूप से लिखे हों। सिंपल सी बात है, लिखित संविधान क्या होता है कि जो लिखा हुआ संविधान हो। और आपको ये मैंने दोबारा बता रहा हूं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान यानी कि लिखित संविधान है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया, क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग प्रस्ताव पारित कराया था। और अभी जनवरी में जो दिन यानी जो चीज का दिन सारे भारत में स्वतंत्र के रूप में मनाया जाता है, इसके बाद 26 जनवरी को इसी रूप में मनाया जाता है, पवित्र पर्व के रूप में, यानी कि हमारे गणतंत्र के रूप में। इकहरी नागरिकता मैंने आपको बता दी है कि जो एक देश में रह रहा है व्यक्ति, उसको एक ही आधार कार्ड हो। जो बाकी देशों में होता है कि अलग राज्य का अलग और देश का अलग, जैसे अमेरिका में भी था, है। अब बात करते हैं क्या संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, पर कई केसों ऐसे हुए हैं जिसके माध्यम से संविधान को चुनौती दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान को चुनौती दी जा सकती है, यानी कि संविधान संशोधन को अगर हमने कुछ बदलाव किया है तो उसका परिवर्तन हो सकता है। भारतीय संविधान के कोई 4 एकात्मक लक्षण। भाई एकात्मक लक्षण यानी कि एक ही रूप में है, यानी कि इसमें आपातकालीन शक्तियां हैं, शक्तिशाली केंद्र है, इकहरी नागरिकता है, राज्यपाल की नियुक्ति है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश जो है एकात्मक लक्षण से भरा हुआ है। संघात्मक की लिखित संविधान है, कठोर है, शक्तियों का विभाजन है। संघात्मक और एकात्मक में आपको बता दूं कि एकात्मक यानी कि एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी चीजें, और संघात्मक यानी कि बटी हुई है। हमारे देश में दोनों ही चीजें हैं, कुछ चीजें सिर्फ एक व्यक्ति के पास हैं, कुछ चीजें बटी हुई हैं। जैसे कि अभी जो राष्ट्रपति के पास ही साइन करने का अधिकार है वो एक हमारा एकात्मक रूप आ गया। और संघात्मक यानी कि जो मंत्रिमंडल की सलाह से ही प्रधानमंत्री सारे काम करते हैं, तो वो हमारा आ जाता है संघात्मक में। अब हम बात करते हैं क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं। तो वास्तव में संविधान अपरिवर्तनीय नहीं होते हैं, उसमें समय और परिस्थितियों के कारण बदलाव होते हैं। सिंपल सी बात यही है। Thank you for watching my video. Please like, share, comment and subscribe. This video about the संविधान, मैंने इस वीडियो में संविधान के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास करा है। आप भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं आपकी ऐसी वीडियो और बनाता रहूँगा। प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए, मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ। कमेंट मुझे बताइए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसी वीडियो है। अगर कुछ बात है जो आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, प्लीज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।